no gold is not enough. गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज आपका करेंगे चैप्टर 4 हीट। और यस, जानबूझ के चैप्टर 3 छोड़ा गया है क्योंकि हम एक चैप्टर फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री से करेंगे। दिस चैप्टर केमिस्ट्री में इंक्लूड होगा। आपके 2 चैप्टर ऑलरेडी शायद बायो के हो चुके हैं और एक हम फिजिक्स का उठाएंगे, तो ये रैंडम चैप्टर्स में आपका काम चलता रहेगा। ओके, तो शुरू करते हैं। Everything is made up of extremely small particles called molecules। बगल में आप डायग्राम भी देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर्स में है, बिल्कुल ऐसे ही हर चीज ना, हम आप, एक टेबल, एक बोतल, हर चीज जहाँ हम बैठे हैं, जिस पे हम खड़े हैं, धरती, हर चीज बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, ठीक है, उससे बनी होती है। और ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि जुड़ रखे हैं, चिपा कर रखे, हिलती नहीं, नहीं नहीं नहीं, यहाँ अंदर गैप होता है। आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो मॉलिक्यूल की मैंने फोटो लगा के, इसके पीछे गैप है। ये गैप होता है, हर चीज के अंदर गैप होता है, ठीक है, और इनमें मूवमेंट्स होता है हल्का फुल्का। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मूव बिकॉज दे पोजेसेस एनर्जी। और कोई भी चीज तभी मूव करती है जब उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी होती है, ठीक है, किसी भी प्रकार की एनर्जी। The sum of the energy possessed by all the moving molecules of the substance is called thermal energy। अगर हम एक मटेरियल ले लें, कोई सब्सटेंस ले लें और उसके सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को जोड़ लें, तो उस सब्सटेंस की वो बन जाती है थर्मल एनर्जी। सारे मॉलिक्यूल्स की इकलौती एनर्जी को हम जोड़ लें तो सब्सटेंस की बन जाती है ओवरऑल थर्मल एनर्जी। अब हीट को देखिए। When a hot object and a cold object come in contact with each other, a type of energy flows from the hot object to the colder one. This energy is called heat energy। ठीक है, और चलो इसको देखते हैं। देखिए, कभी भी क्या होता है, आपने देखा होगा, कभी आप आग जल रही है और उसके ऊपर अपना हाथ ले जाओ तो दूर से ही आपका हाथ जल जाता है, या आप ये तो खैर दूर से ही हो गया, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि आपने कोई गरम कुकर पकड़ लिया तो आपका हाथ जल जाता है ना, जल जाता है कि नहीं? और वो क्यों जलता है, कोई बता पाएगा मुझे? होता क्या है कि गरम जो कुकर है उसमें है हीट, ठीक है, और वो जो हीट है वो एनर्जी की तरह स्टोर्ड है, उसमें गर्मी एनर्जी की तरह स्टोर। और जैसे ही आप लगाते हैं, आपका हाथ है कोल्ड, तो जब भी किसी गर्म ऑब्जेक्ट में ठंडी चीज टकराती है तो हमेशा, ये रूल है, हमेशा गर्म चीज से एनर्जी ट्रांसफर होती है ठंडी में। और जब ये ट्रांसफर होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, ठंडी चीज के जो मॉलिक्यूल है, जैसे कि हमारा हाथ या कुछ भी, उसके मॉलिक्यूल में एनर्जी बढ़ा देती है और उससे पूरे हाथ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जहाँ जहाँ पे हम टच करते हैं वहाँ इतनी तेजी से टेम्परेचर बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि हम कहते हैं हाथ जल गया, ठीक है। क्या होता है, हॉट से हमेशा कोल्ड में जाती है, कोल्ड से हॉट में कभी नहीं जाता। कभी भी कोई चीज़ गर्म, आप देखें, आप फ्रिज में जब भी कोई चीज़ डालते हैं तो वो उसकी सारी एनर्जी, अगर वो हल्का फुल्का गर्म भी, फ्रिज में जाकर ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके गर्म की जो पावर एनर्जी थी वो धीरे धीरे फ्रिज चूस लेता है अपने अंदर। दिस एनर्जी इज कॉल्ड हीट एनर्जी, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है। और एसआई यूनिट होती है जिससे हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज जूल। इसको बोलेंगे जूल, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। कैलोरी इज द ओल्डर मेट्रिक यूनिट। पहले कैलोरी में काउंट होती थी हीट की एनर्जी, अब जूल बोलते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। देखिए, मैंने टेम्परेचर भी 2 कलर में लिखा है, रेड गर्म के लिए और ब्लू से मैंने ठंडा दर्शाने की कोशिश करी है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, कितना डिग्री गर्म है चाहे ठंडा है ऑब्जेक्ट, वो होता है उसका टेम्परेचर, ठीक है। उसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों केल्विन। टेम्परेचर जब भी बताया जाता है तो उसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, अब जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस भी डिवाइस से हम टेम्परेचर को नापते हैं उसको हम कहते हैं थर्मोमीटर। आपके घर में भी जरूर होगा थर्मोमीटर। तो जो डिवाइस, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, दैट इज थर्मोमीटर, ओके। और टेम्परेचर किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस, गर्म की चाहे ठंडे की, ठीक है, जो भी डिग्री बनेगी, जो भी फिगर आएगी वो होगा उसका टेम्परेचर। अब ये फोटो देखिए, क्लिनिकल थर्मोमीटर,
शायद आपके घर में हो या आपने किसी डॉक्टर के यहाँ देखा हो, अगर ना भी देखा हो तो फोटो में देख लीजिए। ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये बीच की आप येलो लाइन देख रहे हैं, कई बार येलो नहीं भी होती और कईयों में होती भी है। ये जो येलो लाइन होता है, एक चलो येलो लाइन की तो बाद में बात करेंगे, जब बात कर ही लेते हैं। बारीक सी ट्यूब होती है कांच की, ठीक है, और जो खोखली होती है, जो अंदर जो कांच है, अंदर एक कांच के अंदर कांच है, एक येलो जो ट्यूब है ना वो अलग ट्यूब है, उसके ऊपर ये कांच फोल्डेड है। अब वो जो येलो ट्यूब है बच्चों, वो बिल्कुल ब्लैंक होती है। ठीक है, ब्लैंक होती है मतलब हॉलो होती है, आर पार होती है। और मर्करी इज प्रेफर्ड इन थर्मामीटर बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, कहाँ पे, यहाँ पे, ये यहाँ पे करा जाता है मर्करी स्टोर। ठीक है, और मर्करी को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ये ना शहद की तरह होता है, ये लिक्विड भी रहता है, ये सॉलिड नहीं बनता। ठीक है, ये लिक्विड भी रहता है, थोड़ा गैसियस वो तो लिक्विड भी रहता है, इतना भी रहता है कि इसमें हल्का सा टेम्परेचर बढ़े तो ये फैलने लग जाए, और ये सॉलिड नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम मर्करी को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, और ये क्या बारीक बारीक टेम्परेचर में ना फैलता जाता है, मतलब इसके अंदर ये जल्दी से मतलब अपनी स्टेट बदलते जाता है। ठीक है, जैसे हल्का टेम्परेचर बढ़ता है फैलता है। फैलने से क्या होता है, इस जो यहाँ पे घुसा हुआ था, जैसे यहाँ आपने यहाँ मुंह के अंदर रखा है इसको, इधर से जैसे ये गर्म हुआ, यहाँ से टेम्परेचर पास हुआ तो ये फैलना शुरू करता है, फैलता है तो यहाँ पे चढ़ना शुरू कर देता है, यहाँ चढ़ना शुरू कर देता है, और इससे हम बता पाते हैं टेम्परेचर है कि नहीं है। अब आप यहाँ देखेंगे कि रेड में दे रखा है 37, यहाँ पे बड़ा करके भी दिखा रखा है। जब इसको पार करते हैं तो हम कहते हैं बुखार आ गया। ठीक है, अब आपने 98.3 देखा होगा कि 98.6 या 98.3 में आप हम कहते हैं बुखार। 98.3 होता है जब हम बात करते हैं उसकी फ़ारेनहाइट में, और यहाँ पे 37 जब हम लिखते हैं तो हम बोलते हैं क्या, हम इसको बोलते हैं सेल्सियस। ठीक है, अ स्केल इन अ क्लिनिकल थर्मोमीटर एक्सटेंड्स ओवर अ फ्यू डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये यहाँ से इधर भी दिखाता है, इधर भी दिखाता है, और ये जो पॉइंट है दिस इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। इट कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ये शो करता है। ठीक है, 42 तो लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है बचना, इसलिए उससे ऊपर दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये क्या इसकी खासियत कहती है, क्लिनिकल थर्मोमीटर इज मार्क टू इंडिकेट स्मॉल चेंज ऑफ 0.2 डिग्री। ये देखिए, आप देखिए सेंटीमीटर स्केल की तरह इसमें कितने सारे बारीक 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 दे रखे, ताकि अगर हल्का सा भी चेंज हो तो हम उसे नोटिस कर सकें। और एक बार जब ये यहाँ ऊपर बढ़ जाता है तो ये यहीं रुक जाता है। ठीक है, यहीं पे आके यहाँ तक एक जैसे काली लाइन देख रहे हैं आप, ये काली लाइन यहीं पे फंस जाए, तो फिर इसे हमें जर्क करना। आपने देखा होगा कभी डॉक्टर को हाथ में पकड़ के और झटका देते बहुत जोर जोर से, ताकि वो वापस से जाके अंदर इसमें अपने चैम्बर में बैठ जाए मरकरी। ठीक है, अब इसको यूज करते हुए प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उठाया और बस पकड़। एक तो जब भी आपने देखा भी होगा कि डॉक्टर के पास एक उसमें खड़ा रहता है एक पेन स्टैंड टाइप के कुछ होता है, उसके अंदर लिक्विड में इसको डुबा के रखते हैं। क्यों? वो लिक्विड होता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्यों यूज होता है ऐसे करके? ताकि अगर आपसे पहले किसी ने यूज़ किया तो उसके अंदर कोई कीटाणु तो मर जाए। ठीक है, और जब इसको रीड करते हैं थर्मामीटर को, जब भी हम रीड करेंगे तो इसको आई लेवल पे रखना होता है, बिल्कुल आंखों के सामने, ताकि हम करेक्ट रीडिंग देख सकें, वरना गलत रीडिंग भी आ सकती है। बहुत सावधानी से हमें इसको यूज़ करना चाहिए। और जो आगे जो पॉइंट होता है थर्मामीटर के बिल्कुल आगे की तरफ जो पॉइंट होता है, हमें उसे हाथ से नहीं टच करना चाहिए, क्योंकि हमें उसे मुँह पे रखना है, कुछ गंदा भी जा सकता है। ठीक है, और क्या होता है, हमेशा मतलब अगर उसको पकड़ने से हो सकता है एक्स्ट्रा टेम्परेचर, हमारे हाथ का टेम्परेचर भी उसमें रीड हो जाए तो गलत रीडिंग आ सकती है। ठीक है, तो हमेशा जब भी पढ़े तो कांच की साइड से पकड़ें। बल्ब, उसको आगे वाले पोर्शन को हम कहते हैं बल्ब की तरफ से ना पकड़ें, जिसको हम मुंह पे रखते हैं। ओके, और इतना ध्यान रखें कि जब भी हम इसको यूज़ करें तो जो मैंने लाइन दिखाई थी, ये थर्मामीटर था, यहाँ पे 37 डिग्री वाली जो लाइन थी, उससे नीचे, ऊपर ना हो, क्योंकि ये अपने आप से नीचे आता नहीं। ऊपर हो गया और अगर टेम्परेचर बॉडी का कम है तो वो नीचे जाएगा ही नहीं। तो हमेशा पहले जर्क देके उसको बिल्कुल बल्ब तक लाइए, या कम से कम इस लाइन से नीचे, 37 की लाइन से नीचे लाइए। पहले तो काफ़ी नीचे लाइए, लेकिन कम से कम कुछ तो नीचे लाइए, वरना रीडिंग गलत हो जाएगी। डिजिटल थर्मामीटर ये जरूर देखा होगा आपने, आपके घरों में भी होगा। ये बहुत सिंपल हो गया,
ये सिंपल हो गया है। अब बस इसको यहाँ पे बटन दबाइए, ऑन हो जाता है, मुंह में रखिए, या तो सेल्सियस में दिखाएगा और अगर फ़ारेनहाइट की सेटिंग करेंगे तो फ़ारेनहाइट में दिखाएगा। ठीक है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो भी एक क्वेश्चन आंसर्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसके अंदर इसमें मरकरी तो होता नहीं, चिप लगी रहती है अंदर, और यहाँ से इसको खोलेंगे तो अंदर 2 या 3 सेल हो सकते हैं। यहाँ पे ब्लू कैप के अंदर हम से खोलेंगे तो यहाँ सेल सिस्टम होता है, सेल लगाइए और चालू कीजिए। और ये सेफर है। सेफर क्यों है बच्चों? क्योंकि जो हमारा पुराना वाला थर्मामीटर उसके अंदर मरकरी, अगर बाई चांस मरकरी मुंह में आ गया, वैसे तो आता नहीं है, अगर कभी गलती से टूट गया या फैल गया तो बहुत जहरीला सब्सटेंस है, वो हमारे मुंह में जाके हमारी जान ले सकता है। तो डिजिटल थर्मामीटर आजकल बहुत ज़्यादा प्रेफर्ड किए जाते हैं क्योंकि बहुत सेफ है। अब आगे लेबोरेटरी थर्मामीटर। अब स्कूल खुले होते तो जरूर आपको मैं दिखाता, हमारे पास भी है। ये देखिए इतना बड़ा थर्मामीटर, देख रहे हैं, हाथ के हिसाब से देखिए, नॉर्मल थर्मामीटर इतना ही होता है हाथ के हिसाब से, इसको देखिए कितना बड़ा थर्मामीटर। ठीक है, ये इसलिए इतना बड़ा होता है क्योंकि हमें इसमें ज़्यादा बारीकी से एक एक पॉइंट तक देखना होता है। और दूसरा, हम हाई टेम्परेचर भी करते हैं। अब शरीर का टेम्परेचर इतना नहीं होता, 42 डिग्री सेल्सियस तक हम उसे नोट कर रहे हैं खाली, ठीक है, लेकिन इसमें हम 110 डिग्री सेल्सियस तक भी नोट कर सकते हैं। नीचे की तरफ 10 डिग्री, वहाँ पे क्या था 35 टू 42 था क्लिनिकल में, और इसमें 10 डिग्री टू 110 डिग्री, बहुत ज़्यादा रेंज होती है, इसलिए इतना बड़ा होता है। ठीक है, अगेन वही सिस्टम होता है, मरकरी होता है, सारा काम वैसे ही करना होता है। ठीक है, और ये भी ग्लास का ही बना होता है, जैसे एक छोटा वाला बना होता है, बस ये बड़ा होता है। और क्योंकि हम कई बार लैब में कुछ चीज़ें गर्म करते हैं और हमें 100 डिग्री तक उबाल तक उसको गर्म करना पड़ता है, तो उससे तो करेंगे वो तो फूट जाएगा हाथ में, क्योंकि वो तो 42 डिग्री तक। और जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, उबाल पिलाते हैं, तो 100 डिग्री या प्लस चले जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लेबोरेटरी वाला यूज़ करते हैं। जब स्कूल खोलेंगे आपको ज़रूर कराया जाएगा ये। अब इसको यूज़ करते हुए क्या प्रिकॉशन होते हैं? एक वही हमेशा केयर, क्योंकि इस कांच का है, प्लास्टिक का नहीं, हाथ से गिर गया और ठीक रहेगा, टूट सकता है, और मरकरी फैल गया तो जहरीला होता है, खतरनाक हो सकता है। बल्ब ना पकड़े, जो उसमें नहीं करना था क्लिनिकल वाले में, उसका भी ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको कहते हैं बल्ब, इसके बल्ब को ना पकड़े। ये हमेशा सीधा, देखिए कैसे पकड़ रखा है, बिल्कुल हाइट से, तिरछा विरछा नहीं करना चाहिए। तिरछा करने पे क्या होगा कि रीडिंग गलत हो सकती है, मरकरी ऐसा तिरछा दिखेगा आपको, और जब सीधा पकड़ेंगे तो सीधी रीडिंग, तो ये बिल्कुल स्केल के साथ सीधा दिखेगा। और तिरछा अगर लेटा के पकड़ेंगे तो रीडिंग भी तिरछी आएगी, और मरकरी ऐसा तिरछा रहेगा, रीडिंग गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, रिमूविंग द थर्मामीटर फ्रॉम बॉइलिंग वाटर इमीडिएटली इमर्सिंग इन एन आइसबर्ग मे कॉज थर्मामीटर टू ब्रेक। कोई भी चीज़ एकदम से गर्म से ठंडे में नहीं लाई जाती। अगर आपने इसे उबलते पानी में डाला और उसके बाद आपने अचानक ये आइसी वाटर पे डाल दिया तो एकदम चटक के टूट जाएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, कभी आप ऐसा नहीं करेंगे। आपने देखा भी होगा कि कभी चावल पकता है आपके घर में, तो एकदम से उसको ठंडा करने के लिए कभी बर्फ़ के ऊपर या पानी के नीचे नहीं रखते, या उसकी सीटी भी एकदम से नहीं खोलते। क्यों? ऐसा करने से मेटल भी टूट सकता है, लोहा भी चटक सकता है। एकदम से चेंज नहीं करते किसी भी चीज़ का। तो मम्मी क्या करती है, थोड़ी देर के लिए चूल्हा बंद कर देती है, 5-7 मिनट तक वो धीरे धीरे होकर अपने आप ही ढक्कन खुल जाता है। तो वही तरीका इसमें भी अपना। अब आगे टेम्परेचर स्केल्स, एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल और एक है केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर इज मेजर्ड यूजिंग डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, बराबर ही होता है। ठीक है, जैसे यहाँ फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक वो है रिलेशनशिप होता है, लेकिन इसमें जैसे अब कैसे समझाएं इस बात को कि हम कहते हैं फल, हिंदी में हम कहते हैं फल, और अंग्रेज कहते हैं फ्रूट्स। ठीक है, और जर्मन वाले कहेंगे फ्रुंश, लेकिन बात तो फलों की हो रही है ना, चाहे तरीका अलग अलग है बोलने का। तो सेम वैसे ही है कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और स्केल, केल्विन होगा स्केल, सॉरी, तो इसके अंदर की रीडिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन टेम्परेचर विल बी डिट्टो, मतलब वही निकलेगा। इन टेम्परेचर स्केल 2 रेफरेंस टेम्परेचर आर चूजन मोस्ट कॉमनली, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। याद रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स हमेशा माना जाता है कि बॉयल कितने पे होगा और फ्रीज कितने पे होगा, और इसी के हिसाब से सेल्सियस का स्केल बनाया गया। जैसे सेल्सियस में हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री, और वाटर को फ्रीज मतलब आइस बनने के लिए 0 डिग्री। ठीक है, सेल्सियस के अंदर हम कहते हैं कि 0 डिग्री में ये बनता है
सेल्सियस के स्केल में हम कहते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में पानी बर्फ़ बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लग जाता है। ठीक है, फ़ारेनहाइट किसी फ़ारेनहाइट ने बनाया था, पूरा नाम है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसका सॉरी एक चीज़ पॉइंट छूट गया। सेल्सियस को हम लिखते हैं डिग्री सी, फ़ारेनहाइट को हम लिखते हैं डिग्री एफ। ओके, इसमें क्या फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे क्या लिया जाता है 0, यहाँ पे लिया जाता है 320। ठीक है, और बॉइलिंग और वाटर का जो यहाँ पे जो 0 है वो यहाँ के 320 के इक्विवेलेंट है, समझ गए। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 320 फ़ारेनहाइट और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 2120 फ़ारेनहाइट। ठीक है, देयर आर 180 डिवीजन बिटवीन दीज टू पॉइंट। इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे, तब तक आप ये समझ गए। फ़ारेनहाइट में हम कहते हैं बर्फ़ बनती है 320 फ़ारेनहाइट पे और पानी उबलता है 2120 फ़ारेनहाइट पे। उबलता तो उसी टेम्परेचर पे बच्चों, ठीक है, नहीं तो खाली स्केल है। और सेल्सियस में क्या होता है 0 पे हम कहते हैं 0 सेल्सियस पे बर्फ़ बनेगी और 100 पे उबलेगी। केल्विन क्या कहता है, केल्विन का इन्वेंट किया था लॉर्ड केल्विन ही नाम था उनका। ठीक है, सिंपल याद रहेगा आपको। इसका के से शो करते हैं, जैसे सी से एफ से ये के से शो करते हैं इसको। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट लिया गया 273 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट लिया गया 373 केल्विन। है तो फर्क यहाँ पे 100 केल्विन का ही, जैसे 0 और 100 सेल्सियस में, लेकिन यहाँ पे 273 को माना गया फ्रीजिंग पॉइंट और 373 को बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हमें कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन अगर हमको करना है, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे, देखिए पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए जो अभी अभी हमने पढ़ा। फ़ारेनहाइट में कहते हैं 32 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में कहते हैं 0 डिग्री पे आ जाएगा, केल्विन में कहते हैं 273 पे आ जाएगा। सेम ये बॉइलिंग दे रखा है। सेल्सियस हम बेसिकली आप और हम ये ज़्यादा यूज़ करते हैं घरों पे, ठीक है, लेकिन जब हम अपना टेम्परेचर लेते हैं तो हम ये वाला फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिएगा कभी कैलकुलेटर में, ठीक है। अगर हम 98 पॉइंट सुना होगा आपने कभी 98.6, तो हम ये फ़ारेनहाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और केल्विन बहुत रियरली यूज़ होता है, हम लोग नहीं करते, ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट में यूज़ होता है, ठीक है। और मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाऊँगा क्योंकि बहुत बड़ी क्लास होगी और अगर कुछ छूट जाएगा तो क्वेश्चन आंसर में कवर करेंगे। 3 टेम्परेचर स्केल्स ये रहा, सेल्सियस, केल्विन और ये। अब इनका आपस में रिलेशन देख लीजिए। अगर हमको टेम्परेचर दे रखा है फ़ारेनहाइट में तो उसको TC को बोलेंगे हम क्या, TC और TF के बीच में रिलेशन, TC हो गया टेम्परेचर इन सेल्सियस, ये TF हो गया टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ये फॉर्मूला है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। और टेम्परेचर ऑन सेल्सियस और केल्विन के बीच में ये है, TC इज इक्वल टू TK माइनस 273.15। 2 फॉर्मूले हैं, इसको घुट्टा लगाना पड़ेगा जब क्वेश्चन आंसर आएंगे और बहुत सालों तक आएंगे, तो इसको याद रखना ही पड़ेगा। ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। क्या, जहाँ भी हाई होगा वहाँ से, देखो अगर आप गरम चाय पीते हो ना तो आपको हाथ में आती है ना गर्मी, आपको फील होता है, आपके हाथ से जाती नहीं। और अब अगर आप बर्फ़ पकड़ते हो तो क्या होता है, देखो आपका हाथ गर्म होता है कि नहीं, बर्फ़ से तो गर्म ही होता है। तो आप हाथ पकड़ते हो, बर्फ़ में पकड़े रखोगे तो क्या होगा, आपके हाथ की गर्मी बर्फ़ में जाएगी और बर्फ़ गलनी शुरू हो जाती है कि नहीं आपके हाथ में, क्योंकि आपके हाथ की गर्मी कहाँ जा रही है, बर्फ़ के अंदर, हायर पॉइंट से कोल्डर पॉइंट पे, ठीक है, हाई पॉइंट से लोअर टेम्परेचर। और अगर हम चाय पकड़ते हैं जो कि गर्मा गर्म, देखो मैंने कॉफ़ी की फोटो भी डाल रखी है, अगर ऐसे पकड़ते हैं तो गर्म चाय की हीट आपके हाथ से, गर्म है क्योंकि चाय, तो उसकी हीट आपके हाथ में लगती है। और जब थोड़ी देर में जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है, ठीक है, तो हम आराम से पकड़ सकते हैं क्योंकि वो गर्म महसूस ही नहीं होती है हाथ में पकड़ना। हाँ, जब चाय ठंडी होने लग जाती है ऐसे एक तरह से, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके हाथ में वो गर्म लगेगी नहीं, क्योंकि आपका हाथ का टेम्परेचर और चाय का टेम्परेचर बराबर हो गया। और जब दोनों साइड टेम्परेचर बराबर हो जाता है उसके बाद फ्लो ऑफ दिस थर्मल एनर्जी रुक जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही है बेटा कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आता है। आपने देखा होगा टंकी, घर की टंकी हम ऊपर रखते हैं, ठीक है, ऊपर क्यों रखते हैं, क्योंकि पानी हमेशा नीचे की तरफ आता है। कभी आपने देखा है कि नीचे टंकी भरो और ऊपर पाइप से दूसरी टंकी जो है नीचे भरेंगे ऊपर चढ़ जाएगा पानी, नहीं चढ़ेगा ना, कभी भी नहीं चढ़ता ना। उसी तरह हीट भी है, समझ लीजिए हाई पे बैठा हाई टेम्परेचर, नीचे बैठा लो, हमेशा जो टेम्परेचर फ्लो होगा वो ऊपर वाले टेम्परेचर से कम वाले टेम्परेचर की तरफ फ्लो होगा।
इस फिनोमिनन को हम कहते हैं, ऊपर से नीचे ट्रांसफर को हम कहते हैं कब तक, जब तक दोनों बोथ अटेन द सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों का एक ही टेम्परेचर ना हो जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। द मेन वेज बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट अकर्स आर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। Conduction is the transfer of heat from hotter part to the colder part of an object due to collision of its particle without actual movement of the particles from their position। कुछ इस तरह से, सपोज एक आयरन की रॉड है, ठीक है, इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ देखेंगे आप, जब आप एक एंड पे इस रॉड को गर्म कर रहे हैं, सपोज आपने इस एंड पे इस रॉड को गर्म करना शुरू किया, ठीक है, और हमने पहली लाइन में क्या पढ़ा था कि मॉलिक्यूल अपने अंदर एक एनर्जी पोजेस करते हैं एनर्जी, जिसको सारा मिला के हम थर्मल एनर्जी। अब जैसे ही आप इसके नीचे लगा देते हैं हीट, आग लगा देते हैं, ये मॉलिक्यूल और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये इधर वाले पहले जहाँ पे हीट टकरा रही है, ये एनर्जी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं। अब आप अपने आप बच्चों को ही देखिए, जब आप सुबह उठते हैं एनर्जी से भरपूर होते हैं, कभी आप सोफे से कूद रहे हैं, कभी आप बाउंड्री से कूद रहे हैं, मतलब जब एनर्जी रहती है तो आप कहीं टिकते हैं, नहीं रहते ना, भागते रहते हैं। लेकिन शाम को जब आप थक जाते हैं तो आप रेस्ट कर लीजिए, होता है कि नहीं। इसका मतलब जब हमारे अंदर एनर्जी होती है तो हम कुछ ज़्यादा ही नाचने लग जाते हैं। सिमिलरली ये पार्टिकल रहते तो अपनी जगह पे ही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे जैसे सपोज यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वाइब्रेट हो रहा है, वाइब्रेट ऐसे करके अपनी जगह पे है, वो वहीं पे जहाँ पे था। लेकिन इसलिए कह रहे हैं एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती, लेकिन मूवमेंट होती है। इसके पार्टिकल तो मूव करते हैं, लेकिन एक्चुअल मूवमेंट नहीं, क्योंकि जहाँ से जा रहा है वहीं आ रहा है, लास्ट में सेंटर पे ही आ रहा है। तो ये पार्टिकल जब इधर से इधर नाचने लगते हैं तो एक बार ये इस पे टकराता है बगल वाले में, तो धीरे धीरे जैसे ये था, ये आके इस पे टकराया, थोड़ी देर में एक रिदम बन गई, ये हिल ही रहा था, इसके साथ साथ अब ये भी हिलने लग गया। इसने क्या करा, इसको हिलाना शुरू कर दिया, इसने क्या करा, इसको हिलाना शुरू कर दिया, इसने क्या करा, सब शांति से थे, लेकिन यहाँ पे अलग रही है हीट। धीरे ये हिला तो ये टकरा के हिलने लगा, ये हिला तो कोलिजन हुआ तो ये टकरा के हिलने लगा, कोलिजन हुआ तो ये टकरा के हिलने लगा, कोलिजन हुआ तो ये टकरा के। ऐसे क्या हो रहा है, ये जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, धीरे धीरे थर्मल एनर्जी इधर बढ़ रही है, पास हो रही है, ठीक है। जैसे ताकत रहती है तो नाच रहे हैं ना, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने लगा, उसके अंदर हीट एक्स्ट्रा जनरेट हो रही है। तो क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर, यहाँ से देखेंगे, हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन अकर्स विद इन सॉलिड एंड बिटवीन सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। एक तो ये हो गया कि आपने रॉड के अंदर दबाई और यहाँ से यहाँ आगे चले गए, अंदर ही अंदर रॉड के अंदर लिए और अंदर ही अंदर ये धीरे धीरे हीट यहाँ पे गर्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप अगर एक तरफ जलाओगे तो आप यहाँ पे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे देखिए लाल होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे लाल बढ़ता जाएगा। आपने भी कभी शायद देखा होगा गर्म लोहा तब तो आगे की तरफ लाल रहता है और धीरे धीरे अभी आपने देखा है वेल्डिंग करते हुए देखा है आपने, एक तरफ जहाँ पे वेल्डिंग होता है जैसे 2 पॉइंट पे, तो यहाँ पे लाल हो जाता है, लेकिन आप यहाँ पे पकड़ोगे, दूर भी पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा बच्चों, क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है मेटल, ठीक है। तो दो लॉजिक है, एक तो विद इन द होगा, एक क्या है अकर्स विद इन सॉलिड, जो ये है इसी के अंदर भी ट्रांसफर होगी। और अगर 2 रॉडें आपस में जोड़ रखी है, यहाँ पे आपने आग लगाई, इस पे यहाँ पे आपने इसी के ऊपर दूसरी रॉड भी रख दी है, 2 सॉलिड एक साथ चिपके हुए हैं, तो यहाँ से फिर इसमें भी ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। थोड़ा कम होगी लेकिन ट्रांसफर यहाँ से भी यहाँ हो जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा कुकर पे ढक्कन अलग होता है कि नहीं होता ढक्कन अलग, लेकिन जब हम उसे साथ में लगा देते हैं तो एक की गर्मी नीचे वाले दोने की गर्मी ऊपर उसके ढक्कन पे भी आती है, इसलिए वहाँ पे प्लास्टिक का हैंडल लगा रहता है। अगर प्लास्टिक का हैंडल में रहेगा तो हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो वो नीचे की गर्मी ढक्कन तक भी ट्रांसफर हो जाती है, जबकि ढक्कन अलग है और बॉडी अलग है। तो यहाँ पे लिखा है एक तो विद इन सॉलिड्स होगा और दूसरा बिटवीन सॉलिड सब्सटेंसेस दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कंडक्शन होता कैसे मैंने आपको बता भी दिया, फिर पढ़ लेते हैं। इन अ सॉलिड
ठीक है। कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में ही होता है बच्चों। इन अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर क्लोज्ड अरेंज, बहुत पास होते हैं। यही तो होती है डेफिनेशन। सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर आपको याद हो, सॉलिड में बिल्कुल पास होते हैं, गैस में लिक्विड में थोड़ा ज्यादा दूर होते हैं, और गैस की बात करें तो बहुत दूर। तो अब क्या होगा, जैसे लिक्विड है तो वो अगर हिलेगा भी तो शायद इससे ना टकराए तो बहुत कम टकराए, तो इसलिए कंडक्शन इसमें ना के बराबर होता है, ठीक है, इसमें लिक्विड्स में। और गैस में तो कह सकते हैं कि इंसुलेटर ही होता है, लिक्विड भी कह सकते हैं इंसुलेटर होता है। इसमें भी ट्रांसफर होती है, लिक्विड में भी तो हीट ट्रांसफर होती है। जैसे गर्म पानी हो जाता है कि नहीं, गर्म पानी में ठंडा मिलाओ तो सारा गुनगुना हो जाता है, क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है ठंडे पानी में गर्म पानी। लेकिन वो दूसरे मेथड है। अभी हम सिर्फ कंडक्शन पढ़ेंगे, कंडक्शन पाएंगे तब हम आपको देखेंगे कि पानी कैसे गर्म होता है और हवा कैसे नहीं पड़ेगी। अभी हम ध्यान दे रहे हैं फिलहाल कंडक्शन पे। तो क्या होता है बच्चों, जो ये होता है ना आपका सॉलिड होता है, उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास होते हैं, और जैसे ही मैंने बताया आपको पहले वाले को थर्मल एनर्जी मिलती है, वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और वाइब्रेट करता है तो और तेज जैसे उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितना उसको गर्म करते जाएंगे उतनी उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। तब क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल्स देन कोलाइड विद कोल्डर स्लोअर मॉलिक्यूल, उसके बगल में जो कोल्डर स्लोअर होते हैं उस पर टकराते हैं, एंड ट्रांसफर सम थर्मल एनर्जी, थोड़ी एनर्जी अपने से उनमें ट्रांसफर करते हैं, मेकिंग देम वाइब्रेट फास्टर। जो बाकी मॉलिक्यूल है अब उनको भी वो वाइब्रेशन फास्ट हो जाती है, बिकम वार्म एंड देन इन टर्न कोलाइड एंड ट्रांसफर हीट टू देयर नेबरिंग पार्टिकल्स एंड सो ऑन। इसने यहाँ के पार्टिकल ने इससे टकराया, इसने इसको टकराया, इसने टकराया, इसने इसको टकराया, जो मैं आपको बता ही रहा था। This way, heat is transferred from one particle to the next through the collision of vibrating particle within the substance. रहता तो उसी सब्सटेंस के अंदर, लेकिन अगर इसके साथ हम एक बार जोड़ दें, फिजिकल कांटेक्ट कर लें, तो वहाँ भी ट्रांसफर, मतलब अगर आप रॉड को पकड़ लो फिजिकली तो आपके हाथ में गर्मी आ जाएगी, आप लोग हाथ चल गए। Got it? कंडक्शन समझ गए। ये विदिन द सॉलिड्स होता है, या फिर उन सॉलिड्स के बीच में जो डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब जो रियल में आपस में टच कर रहे हों। ओके, दिस इज कंडक्शन। अब थोड़ा सा गुड एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो पता होगा, जैसे लकड़ी में करंट नहीं जाता और क्या रबर में करंट नहीं लगता, लेकिन हीट के बारे में क्या, ठीक है, हीट की कंडक्शन। द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सॉलिड्स, अलग अलग सॉलिड में अलग अलग तरह की हीट होती है। जैसे हम कहें लोहा जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन आपका वो क्या बोलेंगे इसको, लकड़ी ना के बराबर होगी ही नहीं, ठीक है ना। लकड़ी एक तरफ से जला लो, दूसरी तरफ से तब भी पकड़ सकते हैं ना, लेकिन लोहे में एक तरफ गर्म कर दो, दूसरी तरफ से भी हाथ में। हर सॉलिड का अलग अलग हिसाब होता है। मटेरियल्स दैट कैन कंडक्ट हीट इजीली कंडक्टर्स, हीट कंडक्टर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स अलग अलग, और जब हीट के आते हैं हीट कंडक्टर्स अलग। मेटल्स आर यूजुअली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। मेटल्स क्या है, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, जैसे वो इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि वहाँ भी फंडा वही है, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन भागते हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स भागते हैं। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ कंडक्शन ऑफ हीट आर कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल वुड, ये इंसुलेटर होती है, कॉटन, रबर, क्ले से कभी बचपन में खेला होगा, ठीक है। एंड कॉक मुर्गा नहीं होता बेटा, यहाँ पे कॉक होता है, एक छाल होती है, पेड़ की छाल से कॉक बनते हैं। कभी आपने देखा होगा शैंपेन की बोतल खोलते हैं, उसके बाद कॉक लगा रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं। या बैडमिंटन की जो बट होती है जहाँ पे गोला गोला होता है, वो कॉक होता है। एयर एंड वाटर आर ऑल्सो इंसुलेटर ऑफ हीट। अब यहाँ क्या लिखा है, एयर भी इंसुलेटर है, वाटर भी इंसुलेटर है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा, नहीं वाटर तो इंसुलेटर नहीं होता, वाटर में तो गर्म, इधर से गर्म करो पानी पूरा गर्म हो जाता है ना, लेकिन नहीं, वो आपका दूसरे मेथड से गर्म होती है, इस मेथड से नहीं गर्म होती। अभी हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। मटेरियल सच एज वूल, फेदर, फर एक्ट्स एज इंसुलेटर बिकॉज एयर ट्रैप इनसाइड आल्सो देयर। अब आप सर्दियों में क्या करते हैं, गर्म रहने के लिए क्या पहनते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं ना, वूलन कपड़े पहनते हैं, फर की जैकेट पहनते हैं। क्यों? उसके बीच में हवा होती है, और हवा क्या करती है, आपकी बॉडी की जो हीट निकलती है वो डायरेक्ट उन तक अच्छे से उसको पार नहीं करने देती, हीट उसको रोक के रखती है। पूरी तरह नहीं रोक दी, लेकिन
हीट काफ़ी रोक लेता है, वूल या फेदर या फर जो होता है काफ़ी हद तक रोक लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके बीच में वो होती है आपकी हवा। तो हवा क्योंकि इंसुलेट करती है तो आपकी गर्मी आपके अंदर ही रह जाती है, जैकेट के अंदर बाहर नहीं निकलती, और उससे आपको सर्दियों में आराम रहता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं कंडक्शन मेथड का, ठीक है। कंडक्शन मेथड में पैन्स यूज फॉर कुकिंग आर यूजुअली मेड फॉर मेटल। अब देखिए हम आग के ऊपर सीधा तो पनीर नहीं पका सकते ना, कैसे पकाएंगे भाई, वो तो नीचे गिर जाएगी। अब पनीर सूखी तो पका लेंगे, ग्रेवी कैसे पकाएंगे, आग ही बुझ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, पहले चूल्हे के ऊपर क्या रखते हैं, पैन रखते हैं, मेटल रखते हैं, और जब मेटल गर्म हो जाता है तब हम उसके ऊपर पकाते हैं, वो गिरने भी नहीं देता और पका भी देते हैं। रोज ही करते हैं इस काम को, हम कुछ भी पकाते हैं, किसी बर्तन के अंदर पकाते हैं, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपको बता ही दिया, क्लोथ्स। क्लोथ्स सर्दियों में जब भी पहनते हैं तो गर्म कपड़े बोलते हैं ना, वूलन कपड़े, फर के या फैदर कुछ भी लगाओ, क्योंकि वो इंसुलेटर काम करते हैं। नेक्स्ट आ गया कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे करते हैं बच्चों, पहले वाले में एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता, लेकिन कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट होता है। आपने शायद कभी नोटिस भी किया होगा, और नहीं भी किया होगा तो आप आज नहीं, ठीक है, आज जब आप सुनेंगे तो शायद आप कर भी लेंगे। Convection is the transfer of heat. Convection is the transfer of heat by the movements of particles. यहाँ एक्चुअल मूवमेंट होता है, वहाँ पे सिर्फ वाइब्रेशन होता था, यहाँ मूवमेंट होता है, मतलब पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। कन्वेक्शन इज द प्राइमरी मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैस। पानी कैसे गर्म होता है, हवा कैसे गर्म होता है, अभी हम देख लेते हैं। Convection, how does convection take place? Convection currents. When a liquid or gas is heated, it expands. ठीक है, पहले ही इनके पार्टिकल दूर रहते हैं। ये हो गया सपोज लगे लिक्विड का, और गैस के इसके अपेक्षित तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही इनको गर्मी मिलती है ये और एक्सपेंड कर जाते हैं, ये जो गैप होता है और बढ़ जाता है, यहाँ से आता है यहाँ तक, और ऐसा करने से ये हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, ये भी फैल जाता है थोड़ा। और जहाँ पे मान लीजिए जहाँ पे हल्का हुआ, जैसी कोई चीज़ हल्की होती है बेटा वो हवा में ऊपर जाती है, मतलब चाहे लिक्विड के अंदर ही वो ऊपर जाती है, हमेशा हल्की चीज़ ऊपर आती है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड मूव अपवर्ड्स। याद रखिएगा, हल्की चीज़ ऊपर आती है। आप पानी में ही देख लो, अगर पानी में आप गुब्बारा, फूंक से भरा गुब्बारा डालते तो डूबता है नहीं, क्योंकि पानी से हवा हल्की है तो ऊपर ही तैरता है। आप कई बार देखा होगा आपने, लकड़ी भी तैर रही है, क्यों, लकड़ी हल्की है, ठीक है, इसलिए ऊपर जो भी चीज़ हल्की होगी वो ऊपर आती है, ये नियम है। और गर्म हवा या गर्म पानी हमेशा हमेशा हल्का होता है ठंडे पानी से या ठंडी हवा से। याद रखना, गर्म ऊपर जाता है। आपने धुआं देखा है चूल्हे से उठते हुए? आपने कभी नोटिस किया है कि जब मम्मी कढ़ाई में तड़का मारती है या कुछ भी पक रहा होता है तो धुआं, वो भाप जो होती है कहाँ जाती है, ऊपर जाती है कि नहीं जाती? और जब हम उसके ऊपर ढक्कन लगा देते हैं तो ढक्कन में आपने देखा होगा पानी आ जाता है, क्योंकि वो भाप ऊपर उठी, पानी वहाँ ऊपर टकरा के वहाँ ठंडी हुई, वापस ठंडे होने से क्या फिर भारी हो गई तो वापस नीचे पानी नीचे आना शुरू कर देता है। ओके बच्चों, तो क्या होता है जब हम पानी, सपोज यहाँ देख लें कि बड़ा हमने देखा होगा, आप कभी गर्म पानी से नहाए हैं कि आपको लगा होगा ऊपर तो गर्म था नीचे ठंडा रह गया? ऐसा हुआ है ना? हुआ है कई बार कि हमने ऊपर टच किया, हमें लगा यार ये तो, कभी जब हम रॉड डालते हैं इसके अंदर, खास करके हम रॉड से गर्म करते हैं। जिनके यहाँ गीज़र है शायद उन्होंने नहीं नोटिस किया होगा, लेकिन कभी किसी ने रॉड से नहाया होगा तो उसने देखा होगा कि ऊपर तो गर्म रहता है, और जब हम कहते हैं मिक्स कर लो, फिर हम बाल्टी से कई बार मिक्स कर लेते ताकि सब गुनगुना हो जाए। होता क्या है बच्चों, इसमें सिंपल ये होता है कि जब हम रॉड से गर्म करते हैं, गर्म तो सब होता है लेकिन सारा भी गर्म नहीं होता। जैसे यहाँ पे रॉड है, ठीक है, रॉड की वजह से क्या है, इसके आसपास का पानी पहले गर्म होगा, ठीक है, जैसे ये गर्म होता है ये ऊपर जाके यहाँ पे आ जाता है, और फिर और पानी यहाँ पे ठंडी, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ जगह बनी, यहाँ ठंडा है, ये ऊपर आ गया। अब क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर आता रहेगा, ये ठंडा पानी यहाँ टकराता रहेगा, तो पहले यहाँ भर जाएगा क्योंकि लाइट है, उसके बाद जो आएगा फिर वो यहाँ भर जाएगा, तो नीचे ठंडा पानी आता जाता है अलग अलग जगह से, और यहाँ से गर्म होके पानी यहाँ से जो पानी गर्म हो रहा है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और दाएं बाएं से सारा ठंडा पानी जो ठंडा है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। ऐसे कई बार क्या होता है, जब हम देखते हैं ऊपर गर्म हो गया, हम रॉड निकाल लेते हैं, और फिर जैसे हम हाथ अंदर डालते हैं या इतना नहा लेते हैं, देखते हैं नीचे तो ठंडा ही है। हुआ है किसी के साथ? मेरे साथ तो कई बार हुआ है,
कभी आपने अपने पापा मम्मी से पूछना, उनके साथ हुआ ये सब कि नीचे ठंडा मिलता है बाल्टी में पानी, ऊपर गर्म। ये इस वजह से होता है। कन्वेक्शन क्या करता है, नीचे के मॉलिक्यूल को गर्म करता है और वो ऊपर आ जाता है। और ऊपर आते आते देखो, जब ऊपर आ भी रहा होता है ना एक मॉलिक्यूल, जब वो ऊपर की तरफ आ रहा होता है तो भी वो और मॉलिक्यूल से टकराता है, उनको भी गर्म करता हुआ ऊपर आता है। ठीक है, तो इसमें हीट ट्रांसफर होती है। खुद तो ऊपर आता ही है, ये नीचे जाता है, लेकिन ये भी ऊपर आते हुए और मॉलिक्यूल से टकरा के भी उनको हल्का हल्का, गुनगुना तो कह सकता है, बिल्कुल गर्म नहीं करेगा तो हल्का हल्का गर्म करता हुआ ऊपर आता है। द कूलर heavier fluid from the surrounding rushes to take its place, heated in turn। क्या, जब ये ऊपर जाता है तो हल्का वाला नीचे आता है उसकी जगह लेने, या जैसे ऊपर उठा, यहाँ गैप हो गया तो यहाँ से कोई नीचे आएगा, अब फिर ये गर्म होता है, ये ऊपर जाता है, फिर कोई जाता है, बस ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यू एंड गिव्स राइज टू कन्वेक्शन करंट थ्रू विच हीट एनर्जी फ्लोज एंड द एंटायर लिक्विड और गैस इज हीटेड। यही होता है, धीरे धीरे करके सारा का सारा पानी या तो गर्म हो जाता है या गैस भी गर्म गैस की अगर बात करें, सर्दियों में आप हीटर लगाते हैं, कहाँ रखते हैं, छत में ऊपर की तरफ टांगते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं, नीचे की तरफ रखते हैं ना हमेशा बच्चों, कमरे के नीचे। ये गर्म करता है यहाँ से हवा से, ये गर्म हवा ऊपर चले जाती है, फिर ठंडी आती है, फिर वो गर्म होती है। तो धीरे 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 करके जब सारे कमरे में गर्म हवा भर जाएगी तो तब जाके हमको पूरा कहते हैं कमरा गर्म हो गया। ठीक है, तभी आपने देखा होगा हीटर के कुछ पास अगर आप बैठो, अगर आप हीटर के थोड़ा पास बैठो तो आपको गर्मी तो लगती है, लेकिन थोड़ा दूर गर्मी क्यों नहीं लगती? अगर आप यहाँ बैठेंगे तो आपको गर्मी नहीं लगती, क्यों? क्योंकि यहीं से हवा चलेगी जी ऊपर, तो आप उसको पास में आते हो, जहाँ तक हवा ऊपर जाने से ऐसे जाती है हवा, गर्म होती है हवा, ऊपर जाती है, आप तक नहीं पहुँचती, आपको पास आके बैठना पड़ेगा, तब आप जाके यहाँ पे गर्म हो पाएंगे। ओके, अब इसके थोड़े प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं, या एक्चुअल में नेचर में कहाँ होता है वो देख लेते हैं। अब नेचर में कहाँ होता है इसका फायदा, जो कोस्टल रीजन होते हैं या पानी के किनारे वाले जगह होते हैं, अधिकतर बेटा समुद्र किनारे ये बहुत हैपनिंग होता है। लेकिन डे टाइम पे क्या होता है, डे टाइम में क्या होता है कि लैंड जो है वो जल्दी गर्म होता है पानी से। ठीक है, लैंड ज़्यादा गर्मी सोखता है, तो ये लैंड वाला एरिया, नीचे भी देखें यहाँ पे लैंड वाला एरिया क्या करता है, ये वाला एरिया नीचे देखिए ये गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो हवा ऊपर उठती है, ये देखिए उठ रही है, और जैसे ये ऊपर उठती है यहाँ पे गैप, जैसे ये ऊपर उठी यहाँ पे क्या होता है, एक खाली, जब यहाँ की हवा ऊपर चलेगी तो यहाँ पे खालीपन हो गया, तो उसका मौका उठा के क्या होता है, ये जो ठंडी हवा है वो यहाँ से आके इसकी जगह लेती है, यहाँ से आके इसकी जगह लेती है। थोड़ा छोटा हो गया मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जितना आप समझ सको, यहाँ से आके इसकी जगह ले, ये ऊपर जाता है ऐसे, तो ऐसा क्या होता है, एक सर्कल बन गया, हवा यहाँ आई, यहाँ पे आके वो गर्म हुई, गर्म होकर ऊपर चलेगी, क्योंकि ये सूरज तो यहाँ भी पड़ रहा है, पानी के ऊपर ही पड़ रहा है, लेकिन यहाँ इतना गर्म नहीं करता, क्योंकि पानी बहुत देर में गर्म होता है, धीरे धीरे। लिक्विड आपने भी पढ़ा ना कि लिक्विड थोड़ा देर में गर्म होगा, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स दूर है, और यहाँ पे सॉलिड है, सॉलिड के मॉलिक्यूल जल्दी, तो क्या हो रहा है, बार बार क्या एक रोटेशन सा बन जाता है कि इसके यहाँ पे हॉट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे हॉट हो रहा है, हॉट हवा ऊपर जा रही है, यहाँ से कोल्ड हवा क्या कर रही है, कोल्ड हवा हमारी यहाँ से नीचे आ रही है, बस ये सर्कल बनता रहता है। इससे क्या होता है, हवाएं चलती रहती है। जो लोग यहाँ पे समुद्र के किनारे रहते हैं, दिन के टाइम पे यहाँ पे हवाएं चलती रहती है। अब शाम के टाइम से क्या होता है, अर्थ जमीन तो, अब नाइट टाइम पे देखेंगे, जमीन तो क्या करती है बच्चों, नाइट टाइम पे जमीन करती है कि जमीन तो ठंडी हो जाती है जल्दी, अब पानी क्योंकि देर में गर्म होता है तो देर में ही ठंडा होता है। अब पानी के ऊपर गर्म बन गया, अब चक्कर चल गया उल्टा, अब पानी के ऊपर रह गया क्या, पानी रह गया हॉट और जमीन हो गई हल्की। अब यहाँ पे हॉट हो गया, यहाँ पे रेड कर देंगे, ये हो गया हॉट। अब उल्टा चल, अब ये यहाँ पे हवा ऊपर उठ रही है और जो यहाँ ठंडी हो चुकी है वो नीचे आ रही है, तो इसको हम कहते हैं नाइट ब्रीज। ठीक है, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम नाइट ब्रीज। नाइट ब्रीज या फिर लैंड ब्रीज, जब लैंड से समुद्र की तरह हवा चलती है, और इसको हम कहते हैं सी ब्रीज। ठीक है, इसको हम कहते हैं सी ब्रीज, जब समुद्र से लैंड की तरफ आए, और जब लैंड से समुद्र की तरफ जाए उसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो दोनों
ऐसे दिन रात, तो इसलिए हमें समुद्र किनारे बहुत बढ़िया मौसम रहता है, हवा चलती रहती है। अगर कभी आप समुद्र किनारे गए तो आपने नोटिस किया होगा, और वरना फिल्मों में तो देखा ही होगा कि वहाँ पे खूब हवा चलती है। दिस वाज कन्वेक्शन, कंडक्शन सॉलिड्स में, और कन्वेक्शन होता है बेटा इसमें, कन्वेक्शन होता है लिक्विड और गैसेस में। और अच्छा अब बताइए, अगर रेडिएशन वैक्यूम हो तो मतलब वहाँ कुछ भी ना हो, ना सॉलिड ना गैस ना लिक्विड, तब भी हीट आती है। आपने कभी नोटिस किया है कि हीट आती है आपके पास वैक्यूम के थ्रू? आपको पता है ऐसी कौन सी हीट है जो रेडिएशन के थ्रू आती है? आप रोज उस हीट से मुकाबला करते हैं। दैट हीट इज सन की हीट। सन क्या करता है, ओह सॉरी, जरा सा यहाँ पे वेट करते हैं, पहले इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। एग्जॉस्ट फैन, एग्जॉस्ट फैन कहाँ लगा होता है? किचन में। नीचे के ऊपर क्यों? क्योंकि जो भी गर्म हवा होती है, जो तड़का लगता है, जो गैस उठती है, जो हम खांसी आती है, वो कहाँ जाती है? ऊपर। गर्म हवा कहाँ जाती है? ऊपर। तो एग्जॉस्ट फैन ऊपर लगा, जैसे वो छत पर टकराती है वहाँ रुकती है गर्म हवा, इतने में एग्जॉस्ट वहाँ से खींच के उसको बाहर फेंक देता है। ठीक है। रूम हीटर्स तो मैंने आपको बताया ही है। अगला पॉइंट रूम हीटर्स है, हम नीचे रखते हैं और धीरे धीरे करके हवा घूम के तो गर्म हवा ऊपर जाती है, फिर ठंडी नीचे आती है गर्म। और फिर हो गया वेंटिलेटर। वेंटिलेटर जानते हैं किसे कहते हैं? आपके रोशनदान, आपके है ना घरों पे बने हुए, ऊपर दरवाजों के ऊपर होंगे या फिर खिड़की के ऊपर होते हैं। सबके घरों में लगभग होते ही है रोशनदान। रोशनदान क्यों होते हैं? कि जो हम सांस लेते हैं, कुछ भी नहीं है, हम सांस ले रहे हैं, तो सांस जब बाहर आती है तो गर्म होती है ना, वो गर्म हवा ऊपर जाती है, उसमें ऑक्सीजन कम होता है, तो वेंटिलेटर के थ्रू अपने आप बाहर जाती रहती है, अपने आप बाहर जाती रहती है बच्चों, और ताज़ा हवा दरवाजों के नीचे से या नीचे वाली खिड़कियों से बढ़िया से आपके यहाँ आती रहती है। तो दीज वर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अब वापस आ जाते हैं रेडिएशन पे। ठीक है, रेडिएशन आपने देखा होगा, सन का जो रेडिएशन है इतनी दूर से हमारे पे पड़ता है, हम पे भी कर देता है रेडिएशन, फिर हमारे पानी पे पड़ता है, धूप में भी पानी गर्म हो जाता है। आपने गर्मियों में नोटिस किया होगा, ज़्यादातर हवा गर्म हो जाती है, लू चलने लग जाती है, इतना गर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब रेडिएशन का एग्जांपल हम देखते हैं क्या होता है। पहले डेफिनेशन करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ रेज फॉर विच अ मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड इज कॉल्ड रेडिएशन। रेज की फॉर्म में ट्रैवल करती है हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट होती है सन से अर्थ पे, कोई मीडियम नहीं लगता, ना सॉलिड ना लिक्विड गैस, इट्स कॉल्ड रेडिएशन। दीज वेव्स कैन मूव थ्रू वैक्यूम। जो रेज होती हैं बेटा, वो ये भी असल में लहरों की तरह होती है, आपको नहीं दिखती, लेकिन हमें नहीं दिखती, लेकिन ये लहरों की तरह, वेव्स की तरह ऊपर नीचे करके ट्रैवल करती है, ऐसे करके। बहुत छोटी वेव होती है तो हमें सीधी ही दिखती है, हम ऐसे दिखाते हैं ना सन की रेज, लेकिन एक्चुअली ऐसे ऐसे ऊपर नीचे ट्रैवल होती है, इसलिए इसको वेव्स लिखा है। ये वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं, यहाँ कुछ भी ना। अब इसकी वर्किंग आपने देखी होगी बच्चों, अपने मिल्टन की कोई बोतल होगी आपके, जिसमें पानी गर्म ही रहता है, दिन भर रहता है कि नहीं रहता? वो क्यों रहता है गर्म? और आम बोतलों में क्यों नहीं रहता? आम बोतलों में या तो प्लास्टिक की बोतल में क्या होता है कि प्लास्टिक सॉलिड है, ठीक है, तो इवन दो कि वो अच्छा वो करता है, क्या करता है, उसको इंसुलेट करता है, लेकिन क्या होता है, थोड़ा बहुत, सपोज ये आपकी एक नॉर्मल बोतल बना दी मैंने, इसके अंदर आपने पानी भर दिया, ठीक है, अब पानी यहाँ पे आया तो यहाँ टकरा है, थोड़ी देर में बोतल बाहर से गर्म हो जाती है। आपने देखा प्लास्टिक में गर्म पानी डाल तो आपको बाहर, या स्टील के ग्लास में देखा, अब यहाँ स्टील के ग्लास में बाहर से इसमें ठंडी हवाएं टच करती है, यहाँ पे ठंडी हवाएं टच करती हैं, फिर अगेन इस पर टच होती है, इसकी गर्मी लेके ऊपर चले जाती है, फिर ठंडी हवा पे टच, धीरे ये स्टील ठंडा हो जाता है ग्लास का, या बोतल प्लास्टिक की ठंडी हो जाती है, और जब ये ठंडी होती है तो यहाँ से गर्म पानी यहाँ पे टक्कर आता है, अपनी एनर्जी कहाँ से, गर्मी कहाँ से, गर्म पानी से ठंडे प्लास्टिक पे, ठंडे प्लास्टिक से कहाँ गई ठंडी हवा उसको लेके चले गई, फिर ऐसे करके धीरे सारा टेम्परेचर लॉस हो जाता है। इसलिए ग्लास में या प्लास्टिक, सिंपल प्लास्टिक के बोतल में आपका पानी ज़्यादा देर गर्म नहीं रह सकता, 15 मिनट की चाय ठंडी हो जाती है ना कप में पड़े, यही लॉजिक। अब मिल्टन में क्या होता है, थर्मोप्लास्ट में क्या होता है, आप देखिए इसमें 2 लेयर होती है, बीच में तो हम यहाँ पे भर देते हैं गर्म पानी या चाय जो भी,
इसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्कुल वैक्यूम है, बीच में कुछ नहीं होता, एक लेयर ये होती है बस, सबसे जो टच होता है यहीं पे टच हो रहा है, देख रहे हैं ना यहाँ पे, बस दैट्स इट। और अच्छे मिल्टन में यहाँ पे भी कट ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये अंदर वाले तो बिल्कुल एकदम गर्म हो गए, लेकिन ये अब कहाँ ट्रांसफर करे इसको, कहाँ ट्रांसफर करे इसको, कहीं भी नहीं ट्रांसफर कर सकता ना, नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, किस पे ट्रांसफर करे, जिसको जहाँ पे अपनी हीट डिसिपेट कर, कहीं भी नहीं, थोड़ा बहुत या ऊपर, तो धीरे धीरे मतलब 1-2 दिन में जाके ठंडा होता है। मिल्टन अगर खोले ना तो 1 दिन से ऊपर तक रह जाता है। और इसलिए जो हमारे थर्मो फ्लास्क है, मिल्टन के फ्लास्क हैं, जिसे हम कहते हैं फ्लास्क कहते हैं, थर्मो फ्लास्क कहते हैं, ये यहाँ पे तो बड़ा होता है प्लास्टिक बॉडी का, और इसके बाद रहता है बिल्कुल वैक्यूम, ना हवा ना कुछ, बिल्कुल सील्ड रहता है। एक बार अगर ये बाहर की कुछ भी बॉडी टूट गई तो अंदर हवा घुस गई तो फिर वो काम नहीं करेगा। इसकी खासियत ये होती है, ये जो मिडिल स्पेस है ये बिल्कुल क्या होता है, वैक्यूम होता है, कुछ नहीं होता, जीरो, ना हवा ना पानी ना सॉलिड, कुछ नहीं होता इसके अंदर। और ये जो वैक्यूम है यही अंदर की हीट को बाहर जाने से रोकता है। यहाँ से एक ही तरीके से हीट प्रिवेंट हो सकती है, वो होता है किससे, कि इतनी गर्मी की जो रेडिएशन है वो इससे डायरेक्ट बाहर निकल जाए। उसको बचाने के लिए आपने कभी फ्लास्क के अंदर झांका है, कभी झांका है आपने फ्लास्क के अंदर से शाइनी होता है ना, बिल्कुल एक अजीब से कलर की क्ले जैसे कलर के अंदर की तरफ से कोटिंग होती है, इसके अंदर होती है कि नहीं होती, देखा होगा आपने, कभी नहीं देखा तो देखिए खोल के, अगर आप फ्लास्क है, इसके अंदर एक चमकदार कोटिंग होती है। चमक क्या करती है, रेडिएशन हुआ यहाँ पे टकरा के अंदर ही घूमती रहती है, रेडिएशन बाहर नहीं जाती, कांच की तरह लाइट को रिफ्लेक्ट, रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करती रहती है। तो सारा रेडिएशन अंदर ही रहता है, अगर रेडिएट होगा भी बाहर नहीं निकल पाता, थोड़ा बहुत जरूर निकलता है, कोई चीज़ 100% परफेक्ट नहीं है। और उस वजह से पानी एक ना एक टाइम में आपका ठंडा हो ही जाएगा, चाहे आपकी ठंडी हो ही जाएगी, लेकिन बहुत धीरे। ग्लास या प्लास्टिक बोतल के वनस्पत तो बहुत देर में ही होगा। ओके बच्चों, अब रेडिएशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, सोलर हीटर्स। आपने किसी ने सोलर हीटर देखा है, गूगल पे जाइए और सोलर हीटर की फोटो देखिए। सोलर हीटर में क्या करते हैं कि जो सन की एनर्जी आती है उसको रिफ्लेक्ट करके खाने के ऊपर डालते हैं, कांच के थ्रू, ठीक है। और जब खूब 2-4 जगह से वहाँ पे कांच के थ्रू लाइट पड़ती है तो गर्म हो जाता है, ओके। और सर्दियों में हम इसका फायदा उठाते हैं अपने आप को ठंडा रखने, गर्मियों में हम गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनते, अधिकतर नहीं पहनते, या हल्के कलर के कपड़े पहनते, क्योंकि लाइट कलर क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो हीट भी कम एब्जॉर्ब करेगा। डार्क कलर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा, साथ साथ हीट भी एब्जॉर्ब करेगा। इसलिए हम डार्क कलर पहनते हैं सर्दियों में और हल्के रंग पहनते हैं हम गर्मियों में, ताकि लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। इसी के साथ आपका पूरी तरह खत्म होता है। थैंक यू।